नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। और ये देखें तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और यह बेस्ड ऑन माइंड मैप है, जीएस वर्ल्ड का एक महत्वपूर्ण बेस्ड ऑन माइंड मैप है जो कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर आधारित है। माइंड मैप पर बेस्ड जो विभिन्न टॉपिक हैं उस पर आधारित वीडियो को अपलोड किया जा चुका है, जिसमें देखें तो इतिहास, भूगोल और कृषि, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स इत्यादि सभी टॉपिकों पर इस पर आधारित वीडियो बनाकर अपलोड की जा चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण टॉपिक को इसमें देखते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को समझते हैं। और यह देखें जो अंक है अति महत्वपूर्ण है समीक्षाधिकारी यानी यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी एग्जाम 2023 के लिए अंक अति महत्वपूर्ण है। साथ ही यह अंक देखें तो अपर पीटी एग्जाम यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम में जो टॉपिक यानी 7 टॉपिकों में कुल मिलाकर 8 टॉपिक हैं। 8वें टॉपिक स्पेशल, उसमें 6वें टॉपिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी समान विषय जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन शामिल है। तो ये अपर पीटी के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखें तो यह यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, एसपीएससी के अंतर्गत देखें तो इसमें बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी पीटी एग्जाम, जेपीएससी, यूकेपीएससी, आरपीएससी, साथ ही यूपीट्रिपलएससी, एसएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को देखेंगे। तो यह माइंड मैप पर आधारित यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले इसमें देखेंगे जैव विविधता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, इसको देखते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसका डिफिनीशन सबसे समझ लेते हैं, अक्सर एग्जाम पूछता है। तो जैव विविधता दो शब्दों बायो व डाइवर्सिटी के मेल से बना है। बायो का अर्थ है जैव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता, अर्थात किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इन्हें डिफिनीशन दिया गया है, ध्यान देना इसको। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या व उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। और दो शब्दों से मिलकर बनाने देखा, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो मीन्स जैव है, डाइवर्सिटी विविधता है। यूनिप के द्वारा जैव विविधता के अंग यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा जैव विविधता के जो अंग हैं वो कौन कौन से अंग हैं उसको देख लेते हैं। इसमें देखें जो पहला है वो जीन है, यानी इसके सर्किल में सबसे सेंटर में देखें तो जीन है। दूसरे सर्किल में देखें तो प्रजाति स्पीसीज है। तीसरा इसका परितंत्र इकोसिस्टम है। और इसके बाहर का क्षेत्र यानी रीजन है। तो ये यूएन यानी यूनिप के द्वारा जैव विविधता के अंग बताए गए हैं, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा जैव विविधता के अंग ये हैं, यानी जीन है, प्रजाति है, परितंत्र है एवं क्षेत्र है। अर्थात कहने का सही हुआ कि यूनिप के द्वारा जैव विविधता के 5 अंग ये बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखें तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1986 में वाल्टर जी रोजे ने किया। यानी जैव विविधता जो शब्द है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो 1986 में वाल्टर जी रोजे ने किया था। जैव विविधता शब्द एडवर्ड विल्सन द्वारा दिया गया, और यह शब्द जो दिया गया एडवर्ड विल्सन द्वारा दिया गया। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2006, यानी भारत में जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान कब लाया गया, तो 2006 में 2006 में भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। यानी ध्यान देना, अक्सर पूछता है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट इन इंडिया कब पारित किया गया, तो 2002 में। यहीं पर कुछ और अधिनियम को देखना चाहें तो थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। तो देखें जो अधिनियम बनाए गए थे, तो भारत वन अधिनियम यानी भारत वन अधिनियम 1927 में लाया गया था। भारत वन्यजीव अधिनियम 1972, आगे इसमें चर्चा करेंगे कि भारत वन्यजीव अधिनियम 1972 में लाया गया था। जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम यानी जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1974 में लाया गया था। इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1981 में लाया गया था। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। इसके बाद ही जो आपका है जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था। जैव विविधता अधिनियम कौन ने देखा, 2002 में लाया गया था। इसके बाद जो है वन अधिकार अधिनियम 2006 में लाया गया था। 2006 में वन अधिकार अधिनियम लाया गया था। इसके बाद एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। इसकी 5 जो पीठ हैं, मुख्य पीठ इसकी नई दिल्ली में है। 4 क्षेत्रीय पीठें जिसमें शामिल है एनजीटी में। और यह देखें तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 21 है उसके तहत इसकी स्थापना एनजीटी की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें देखें तो जैव विविधता के प्रकार यानी टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी को देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो ये 3 प्रकार आपका है। पहला है आनुवंशिकता विविधता है, प्रजाति विविधता है, इसके बाद सामुदायिक या परितंत्र विविधता है। यानी 3 प्रकार से विविधता पाई जाती है जैव विविधता में। तो पहले देखें आनुवंशिक विविधता है, यानी जेनेटिक्स बायोडाइवर्सिटी है या डाइवर्सिटी है। तो आनुवंशिक विविधता में देखें अर्थात एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाला परिवर्तन विविधता को दर्शाता है। प्रजाति विविधता में देखें तो किसी समुदाय में प्रजाति की विभिन्न किस्म को यह विविधता बताती है।
इसके बाद देखें तो सामुदायिक या पारितंत्र विविधता क्या है? एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता इसके अंतर्गत आती है। यानी 3 प्रकार की जैव विविधता हुई। इसके बाद देखते हैं जैव विविधता का मापन, मेजरमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी को समझ लेते हैं कि जैव विविधता को मापा कैसे जाता है। तो इसमें देखें इसके 3 विधियां हैं, अल्फा बायोडायवर्सिटी, अल्फा डायवर्सिटी है, बीटा डायवर्सिटी और गामा डायवर्सिटी है। जैसे देखें कि जो आपका है रेडियोएक्टिव पदार्थ का जो उत्सर्जन होता है तो ये किरणों के रूप में अल्फा बीटा गामा निकलती हैं। उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि अल्फा डायवर्सिटी है, बीटा डायवर्सिटी और गामा डायवर्सिटी है। हालांकि वहाँ पर किरणें होती हैं, बल्कि ये 2 अल्फा बीटा कण होते हैं, गामा किरण होती है। हालांकि वो फिजिक्स का मैटर है, केमिस्ट्री का मैटर है, तो वहाँ पर उसकी चर्चा की गई है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ देखें अल्फा डायवर्सिटी यानी अल्फा विविधता किसको कहते हैं? किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय या परितंत्र की विविधता है। यानी अल्फा डायवर्सिटी क्या है? किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय या परितंत्र की विविधता इसके अंतर्गत है। बीटा डायवर्सिटी देखें तो परिवर्तन के साथ प्रजातियों की तुलना, यानी परिवर्तन के साथ प्रजातियों की तुलना, विशिष्ट प्रजातियों की तुलना जो इसके अंतर्गत है वो बीटा डायवर्सिटी है। इसके बाद गामा डायवर्सिटी क्या है? भौगोलिक क्षेत्र या आवासों की प्रजातियों की प्रचुरता को बताती है। यानी भौगोलिक क्षेत्र या आवासों की प्रजातियों की प्रचुरता जो बताती है वह गामा डायवर्सिटी बताती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के इसके मापन रहे। जैव विविधता का मापन, मेजरमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी, 3 तरह से मापा जाता है। आगे देखते हैं तो जैव विविधता प्रवणता यानी ग्रेडियंट ऑफ बायोडायवर्सिटी को समझ लेते हैं। इसके भी 3 भाग हैं। इसमें उत्तरी ध्रुव, यानी यहाँ पर देखें जो है यह पृथ्वी है, यानी हमारी पृथ्वी है, यानी यह जो नीला ग्रह है, यानी जो हमारे पृथ्वी यहाँ पर देखें तो अभी तक जो ज्ञात स्रोत है उसके हिसाब से अभी तक एकमात्र जो है जहाँ पर जीव जंतु हैं, जल है, ऐसे जीव जंतु, या इसको नीला प्लेनेट भी कहते हैं जल की उपस्थिति के कारण। यानी हम जब इससे अंतरिक्ष में जाएंगे, चंद्रमा पर जाएंगे, अन्य ग्रहों पर जाएंगे तो हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर नीले ग्रह के रूप में प्रतीत होती है। और पृथ्वी जो है यह देखें आकार में, आकार दृष्टि से जो है 8 ग्रहों में 5वां सबसे बड़ी ग्रह है पृथ्वी। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक के ग्रहों में देखें तो बुध है, शुक्र है, इसके बाद मंगल है। बल्कि बुध है, यानी पृथ्वी के सबसे निकट जो है वो आपका शुक्र है, इसके बाद मंगल है, इसके बाद बुध है आपका है। यानी जो बुध सबसे नज़दीक है सूर्य के जो सबसे नज़दीक है दूरी के हिसाब से, वो पृथ्वी के हिसाब से तीसरे क्रम पर है। और इसके बाद देखें तो जो पृथ्वी है ये सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे ग्रह हैं। यानी सूर्य की दूरी के साथ पहले स्थान बुध, फिर शुक्र है, फिर अपनी पृथ्वी है, इसके बाद मंगल इत्यादि आते हैं। तो हालांकि भौगोलिक दृष्टिकोण से हम इसका चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखें ध्रुव यानी डायरेक्शन के हिसाब से यह नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो ये ऊपर तरफ यानी भूमध्य रेखा यह आपका है। भूमध्य रेखा का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस की रेखा, या इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य का मतलब भूमि को बांटने वाली, यानी पृथ्वी के बीचों बीच की जो रेखा, काल्पनिक रेखा है भूमध्य रेखा, इसके ऊपर तरफ उत्तर ध्रुव और दक्षिण की तरफ दक्षिण ध्रुव है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर सामान्यतः जैव विविधता घटती है। यानी भूमध्य रेखा इससे ध्रुवों की तरफ, चाहे हम उत्तरी ध्रुव की चलें चाहे दक्षिण ध्रुव चलें, तो जैव विविधता जो होगी घटती जाएगी। तो जैव विविधता की प्रवणता के रूप में देखें तो प्रवणता इसका कहने का आशय हुआ कि भूमध्य रेखा के आसपास जो है वो इसकी प्रवणता ज़्यादा है। इसके बाद पर्वतीय भागों में देखें, जो पर्वत हैं, यानी जो पर्वत हैं, हालांकि इसको हम ज्योग्राफिकल पार्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में डिटेल में चर्चा की है माइंड मैप द्वारा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो पर्वतीय भागों में देखें जैव विविधता का जो प्रवणता है, तो यहाँ ऊंचाई के साथ जैव विविधता में कमी आती है। कारण तापमान, वर्षा की दशाएं, यानी जो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में और वर्षा की दशा में परिवर्तन होने के कारण जो होती है जैव विविधता में कमी आती है। जैसा कि हम देखें कि भारत के समूचे क्षेत्रफल में, यानी भारत का समूचा क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। तो भारत के समूचे क्षेत्रफल में है, और ये जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस पर हम चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। तो भारत की भूमि, यानी इतने क्षेत्रफल और इतने भाग में का 10% भाग जो है पर्वत है। हम भारत की बात कर रहे हैं। तो इतने भागों में देखें तो यह ऊंचाई, यानी ऊंचाई पर बढ़ने के साथ, यहाँ ऊंचाई के साथ जैव विविधता में कमी आती है। ऊपर जाएंगे तो जैव विविधता में कमी आएगी, लेकिन नीचे जाने पर भी जैव विविधता में कमी आती है। हालांकि इसमें देखें तो भौतिक रूप से भी यह जो गतिविधियाँ होती हैं, क्योंकि जो है ऊपर या नीचे जाने पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण के मान में कमी आता है और ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी आती है। तो यहाँ जैव विविधता के रूप में इसको देख रहे हैं, जैव विविधता में कमी आती है इन पर्वतीय भागों में। तीसरा देखें तो अन्वेषण क्षेत्र, जैसे विविधता में बढ़ोतरी, यानी अन्वेषण क्षेत्र जो है, यानी जो इन्वेंशन जोन है, इसमें जैव विविधता में बढ़ोतरी आती है। यानी हमने देखा कि 2 जो रूप थे, यानी इसमें तीनों रूपों में देखें तो अन्वेषण जो क्षेत्र है जैव विविधता में बढ़ोतरी पाई जाती है। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा और ऐड कर लेते हैं। भारत में हमने संदर्भ देखा थी पर्वतीय भाग में, भारत में जो पर्वतीय भाग हैं 10.6% भाग जो है पर्वतीय हैं, और 18.5% भाग जो है वह पहाड़ियों का है भारत में, और 27.7% भाग जो है वह पठारों का है, और सबसे ज़्यादा 43% यानी 43% मैदानों के भाग के रूप में भारत में है। अगला देखते हैं, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हॉट स्पॉट को समझ लेते हैं। अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, यानी आयोग का ये जो हॉट स्पॉट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हॉट स्पॉट को देख लेते हैं। तो संकल्पना ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स द्वारा 1988 में, यानी जो हॉट स्पॉट की संकल्पना है वह ब्रिटिश पर्यावरणविद यानी इन्वायरमेंटलिस्ट, इनका नाम क्या है, नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया था 1988 में। इसके रूप में देखें तो इसके भी
2 भाग हैं, यानी हॉटस्पॉट के देखें तो 2 भाग इसके हैं। उस क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानिक संवहनी पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके 70% प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुके हैं। यानी जो हॉटस्पॉट हैं, देखें हॉटस्पॉट एरिया जो है, यानी हॉटस्पॉट जोन जो है उसमें देखें तो पहला इसका भाग, उस क्षेत्र में कम से कम यानी 1500 स्थानिक संवहनी पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं और उसके 70% प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हों। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में समझ लेते हैं, यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है। जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उन्हें हॉटस्पॉट कहा जाता है। यानी जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक पाई जाती है उन्हें हॉटस्पॉट कहा जाता है। विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट हैं। भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यानी ध्यान दें कि विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से 4 हॉटस्पॉट अपने देश भारत में हैं। हॉटस्पॉट देखें तो हॉटस्पॉट 2.5% क्षेत्रफल धारण करती है। यानी जो विश्व के जो हॉटस्पॉट हैं देखें तो वह 2.5% क्षेत्रफल धारण करते हैं, जिसमें से 60% प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत वैश्विक जैव विविधता का 16.9% जैव विविधता धारण करता है। यानी भारत देखें तो भारत के जो 4 हॉटस्पॉट हैं, इसमें जो जैव विविधता पाई जाती है वह वैश्विक जैव विविधता का भारत में 16.9% जैव विविधता भारत में पाई जाती है, भारत के पास है। और हॉटस्पॉट जो है ये देखें तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.5% क्षेत्रफल धारण करती है और इसमें 60% प्रजातियां पाई जाती हैं हॉटस्पॉट में। 40% हॉटस्पॉट से बाहर हैं। चलिए आगे देखते हैं। यानी इसमें देखें जैव विविधता का महत्व और उपयोग देख लेते हैं। यानी जैव विविधता के महत्व और उपयोग समझने से पहले समझ लेते हैं जैव विविधता के ह्रास के कारण क्या हैं। यानी जैव विविधता जो है इसके ह्रास या विनाश के कारण क्या हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैव विविधता के ह्रास के क्या कारण हैं। तो इसमें देखें जो आपका है वह क्रम से देखें तो बाढ़ व भूकंप है। यानी बाढ़ और भूकंप आने से जैव विविधता में ह्रास होता है। शिकार के कारण भी जैव विविधता में ह्रास देखने को मिलती है। जनसंख्या में वृद्धि भी जैसे इसके ह्रास के प्रमुख कारणों में है। इसके बाद प्रदूषण भी है। इसके बाद विदेशी प्रजातियों का आगमन भी जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारणों में शामिल है। वनों का अतिदोहन जैव विविधता के ह्रास के कारणों में शामिल है। आवास में परिवर्तन जो है यह भी जैव विविधता के कारणों में शामिल है। कुल मिलाकर देखें तो आपका 7 जो इसमें प्रमुख कारण है जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण जो 7 यहाँ दर्शाए गए हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और लॉस के अंतर्गत जो है देखें तो आपका ग्लोबल वार्मिंग और स्थानांतरित कृषि भी जो है वह इसके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या लॉस के प्रमुख कारण में शामिल हैं। इसमें ध्यान दें कि जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या लॉस के जो कारण हैं, यानी जो आवास हैं, उसके जो विनाश या कमी के कारण क्या हैं, तो पहला इसमें ग्लोबल वार्मिंग है, दूसरा स्थानांतरित कृषि है। और इसमें ध्यान दें कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको समझ लें तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो इसमें देखें कि मुख्यतः हम वैश्विक ऊष्मन के लिए 2 कारकों को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग का मतलब वैश्विक ऊष्मन है। पहला तो जो ओजोन है यानी O3 की परत में क्षरण के कारण है। दूसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट का दुष्परिणाम है। यानी ग्रीन हाउस जो है इसके इफेक्ट का दुष्प्रभाव है। इसके बाद ओजोन परत में क्षरण है। ओजोन परत का क्षरण कैसे है उसको समझ लेते हैं। तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली गैस है जो कि वातावरण में बहुत कम मात्रा 0.02% में पाई जाती है। यहाँ निचले वातावरण पृथ्वी की निकट की उपस्थिति प्रदूषण को बढ़ाने वाली और मानव उत्कों के लिए नुकसानदेह, वहीं ऊपरी वायुमंडल में इसकी उपस्थिति परमावश्यक है। तो इस पर हम चर्चा ज़्यादा नहीं करें। ध्यान दें कि पृथ्वी की धरातल से 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल में समताप मंडल क्षेत्र में ओजोन की गैस का एक झीना आवरण होता है जिसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत में क्षरण का कारण क्या है इसको समझते हैं। तो ओजोन परत में क्षरण जो होता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन परत में क्षरण का कारण बनता है। इसके बाद हैलोजेंस में जो आते हैं वो क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन आते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड के जो अणु है इसके कारण जो होता है ओजोन में क्षरण होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ओजोन में क्षरण हुआ। दूसरा जो होता है वह ग्रीन हाउस इफेक्ट का दुष्प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या हुआ इसको समझ लेते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित कुछ प्रमुख गैसें लघु तरंगी सौर विकिरण को पृथ्वी की सतह पर आने देती हैं, परंतु पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंगी विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं। इस कारण वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनाए रखता है। इस घटना को ग्रीन इफेक्ट कहते हैं। इसके लिए उत्तरदायी गैसों में देखें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में उत्तरदायी गैसों में महत्वपूर्ण से देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। इसके बाद ओजोन है, ओजोन को हमने देखा। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 है। गैसों यानी इन 3 गैसों के योगदान देखें तो 50% से ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड का जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में 50% योगदान है। जबकि मीथेन देखें, मीथेन CH4 का 18% योगदान होता है। और CFC जो हमने देखा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका 14% है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो कि ओजोन क्षरण के लिए कारण थे उसका 6% योगदान जो है ग्रीन हाउस में या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। आंतरिक कृषि को हमने कल के अंक में जो एग्रीकल्चर था उसमें देखा था, उसको भी यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं।
देख सकते हैं तो यह कृषि के प्रकार में हम कल देख रहे थे, तो इसमें निर्वाह कृषि प्रथम प्रकार थी, दूसरा प्रकार वाणिज्यिक कृषि का प्रकार था। और निर्वाह कृषि दो प्रकार की थी, गहन कृषि, दूसरा आदिम निर्वाह कृषि, ये दो प्रकार की थी, हस्तांतरित कृषि और चलवासिक कृषि या पुष्टान था। तो यही हस्तांतरित कृषि जो है यह हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या लॉस के कारणों में हमने शामिल किया था, देख रहे थे इसको हस्तांतरित कृषि। तो हस्तांतरित कृषि इस प्रकार से है, उत्तर पूर्वी भारत यानी जो उत्तर पूर्वी भारत में 7 सिस्टर के नाम से 7 स्टेट्स हैं, उसमें झूम कृषि पाई जाती है, यानी झूम कृषि हस्तांतरित कृषि ये उत्तर पूर्वी भारत में है। इसके बाद पोंडू जो आपका हस्तांतरित कृषि आंध्र प्रदेश में, इसके बाद दीपा जो हस्तांतरित कृषि छत्तीसगढ़ में है, अब विवाह जो हस्तांतरित कृषि बुंदेलखंड में, और रोका जो हस्तांतरित कृषि ब्राजील में है। ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और विश्व का पांचवां ब्राजील जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। और इसके बाद मलेशिया जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है, वहाँ के जो हस्तांतरित कृषि का नाम है वो लदांग हस्तांतरित कृषि मलेशिया का है। अब देखते हैं, यानी हमने देख लिया हैबिटेट डिस्ट्रक्शन यानी आवास के डिस्ट्रक्शन या विनाश के या लूज के कारण क्या था। तो दूसरा पहला हमने ग्लोबल वार्मिंग जो 2 कारण थे, एक ओजोन परत में क्षरण, दूसरा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके बाद दूसरा स्थानांतरित कृषि के कारण था। इस दोनों को हमने डिटेल में देख लिया। आगे देखते हैं जैव विविधता का महत्व या उपयोग क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैव विविधता का इंपॉर्टेंस आर यूजेस टू बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें देखें जो आपके उपयोग या महत्व है, ये 4 तरह से इसमें दिखाए गए। पहला देखें पारिस्थितिक महत्व। पारिस्थितिक महत्व किस प्रकार से होता है, तो पहला देखें तो उत्पादक स्रोत के रूप में, औषधियों के रूप में और सौंदर्य परक महत्व के रूप में पारिस्थितिक का महत्व है। इसके बाद पारिस्थितिक महत्व है कृषि में जैव विविधता का महत्व। कृषि में जैव विविधता का महत्व उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर किया जाता है। कहने का ऐसा हुआ कि जो 2 तरह के आप देख सकते हैं, 3 तरह के यहीं पे दिया गया। पारिस्थितिक महत्व के अंतर्गत उत्पादक के स्रोत के रूप में यानी प्रोड्यूसर सोर्स है। दूसरा पारिस्थितिक महत्व में देखें तो औषधियाँ हैं, मेडिसिन हैं। और पारिस्थितिक महत्व में देखें तो सौंदर्य प्रसाधन हैं यानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं। और ये कृषि में जैव विविधता का महत्व क्या है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर जो इसके महत्व को दर्शाया जाता है, उपयुक्ता है इसकी। आगे देखते हैं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम दृष्टिकोण से कि भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन से हैं। तो हमने देखा था कि जो कुल मिलाकर विश्व में देखें हमने तो 16 जो हॉटस्पॉट थे, इसमें 4 जो है अपने देश भारत में है। सॉरी 16 नहीं बल्कि 36 जो है, 36 विश्व में कुल हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से 4 हॉटस्पॉट अपने देश भारत में है। 4 जो हॉटस्पॉट हैं भारत में देखें वो कौन कौन से हैं। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र देखें तो पहला जो है इंडो बर्मा क्षेत्र। यह जो 4 हॉटस्पॉट हैं भारत में, उसका 5.13% जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है वो इंडो बर्मा क्षेत्र में है। दूसरा हिमालय क्षेत्र है, ये देखें तो दूसरा हिमालय क्षेत्र है, इसमें जो दूसरा सर्वाधिक है भारत में, यानी 44.37% जो हिमालय क्षेत्र में हॉटस्पॉट है भारत का। और सर्वाधिक क्षेत्र देखें भारत में जो हॉटस्पॉट का है वह पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, पश्चिमी घाट और श्रीलंका का जो क्षेत्र भारत का है, जिसमें 64.95% हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत का। इसके बाद सुंडालैंड है, सुंडालैंड क्षेत्र, इसमें 1.28% यानी सबसे कम जो भारत में हॉटस्पॉट है वो सुंडालैंड में है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इसमें यह है आपका, इसमें यह बन रहा है कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें, यानी इसका कंजर्वेशन कैसे करें, इसका संरक्षण कैसे करें, इसकी सुरक्षा कैसे करें। जैव विविधता का संरक्षण देखें तो इन सिटू कंजर्वेशन यानी इसमें स्थानिक संरक्षण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम पूछता है इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, तो यह स्थानिक संरक्षण है। यह जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके वास क्षेत्र नेचुरल हैबिटेट में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है, जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, जैव मंडलीय क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, समुद्री संरक्षित क्षेत्र और पवित्र उपवन, ये सारे ही जो है इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से अक्सर संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षाओं में और यूपीपीएससी और अन्य राज्यों के एसपीएससी में अक्सर पूछा जाता है इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, उसका डेफिनेशन अक्सर पूछ देता है और उससे संबंधित एग्जाम्पल पूछता है। तो सारे एग्जाम्पल जो आपको देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडलीय क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, समुद्री संरक्षित क्षेत्र और पवित्र उपवन जो है, ये सारे ही इन सिटू कंजर्वेशन के उदाहरण हैं। नोट में देखें तो वानस्पतिक उद्यान बायोटिकल गार्डन को इन सिटू कंजर्वेशन में शामिल नहीं किया जाता है। ये ध्यान देना है कि जो वानस्पतिक उद्यान है बायोटिकल गार्डन इनकी इन सिटू कंजर्वेशन में शामिल नहीं किया जाता है। यानी इन सिटू का मतलब समझना चाहें तो इन सिटू का मतलब होता है संरक्षित प्रकृति का बृहद क्षेत्र। यानी इन सिटू जो होता है वह संरक्षित प्रकृति का बृहद क्षेत्र होता है, यह बाह्य स्थानीय होता है और इसमें आपका बायोटिकल गार्डन नहीं है। जबकि एक्स सिटू देखें तो यह जो होता है मानव अधीन क्षेत्र होता है, यह मानव अधीन क्षेत्र होता है और यह स्वस्थानीय होता है। इसको आगे हम इसमें समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन को समझ लेते हैं। इसको अन्यत्र संरक्षण के नाम से भी जानते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन। जब जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके आवास यानी जब जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके पास क्षेत्र से हटाकर अन्य स्थानों पर या में संरक्षित किया जाता है तो उसे एक्स सिटू कंजर्वेशन या अन्यत्र का मतलब हुआ कहीं और जाकर इनका संरक्षण करना। इसके अंतर्गत संकटग्रस्त जीवों व वनस्पतियों का संरक्षण कर उन्हें उचित जलवायु प्रदान की जाती है। जैसे वनस्पतिक उद्यान, यानी हमने देखा था जो वनस्पतिक उद्यान है यानी बोटानिकल गार्डन है, वनस्पतिक उद्यान है, वो इन सिटू में नहीं था। जो इन सिटू में, इसका मतलब वो एक्स सिटू में है। तो वनस्पतिक उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, जंतु उद्यान, कृत्रिम ग्रीन हाउस आदि निर्मित किए जाते हैं। कृत्रिम ग्रीन हाउस आदि जो निर्मित किए जाते हैं वो एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। यानी एक्स सिटू के अंतर्गत देखें तो आपका जो है
जो जू होता है यानी चिड़ियाघर जो होता है उसमें जो जीवों का संरक्षण होता है, जू में वन्य जीव के संरक्षण इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आगे इसमें देखते हैं, यानी हमने इसमें समझ लिया कि एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है और इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके एग्जाम्पल को भी हमने समझ लिया। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य में इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखते हैं, तो राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना यानी राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब लाई गई? 2008 में। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिकरण का मुख्यालय देखें तो चेन्नई में है, चेन्नई, जहाँ पर हमने कल ज्योग्राफी में देखा था कि यहीं से भारत का जो समुद्री मापन यानी समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है वो भारत के चेन्नई से ही, चेन्नई के तट से मापी जाती है। हमने ज्योग्राफी में चर्चा किया था। तो राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना यानी एक्शन प्लान ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी 2008 में लागू की गई थी। इसके बाद अगला देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ये आपका अक्सर एग्जाम इसको भी पूछता है, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है आयोगों द्वारा। तो इसमें देखें यानी संघ और राज्य आयोग दोनों शामिल हैं। तो IUCN देखते हैं ये क्या है। यह एक सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार संगठनों को अपने सदस्य के रूप में शामिल करता है, यानी IUCN इसमें जो गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल मेंबर होंगे उनकी ऑर्गेनाइजेशन को इसमें शामिल करता है। इसे UNO में पर्यवेक्षक की स्थिति प्राप्त है, यानी जो यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र का उसमें पर्यवेक्षक की स्थिति के रूप में पर्यवेक्षक की स्थिति इसको प्राप्त है। पूर्ववर्ती नाम, इसका पूर्व में क्या नाम था? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन एट नेचर, यानी पहले इसका नाम क्या था? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो यूनियन था प्रोटेक्शन यानी प्रकृति की रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय संघ था। स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को इसकी की गई थी फ्रांस में, यानी 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी। 1956 में इसका नाम बदलकर IUCN कर दिया गया, यानी 1948 में स्थापना की गई, यानी इसके 8 साल बाद देखें, 8 साल बाद इसका नाम बदलकर IUCN कर दिया गया, IUCN कर दिया गया। और IUCN का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी इसमें परिवर्तन क्या किया गया? इंटरनेशनल तो अपने स्थान पर रहा, यूनियन भी अपने स्थान पर रहा, फॉर भी अपने स्थान पर रहा, प्रोटेक्शन की जगह कंजर्वेशन कर दिया गया, यानी संरक्षण कर दिया गया, सुरक्षा की जगह संरक्षण कर दिया गया, तो कैसे वही है। तो इसके बाद ये इसको हमने देख लिया। इसके बाद रीड डाटा बुक को समझ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी रीड डाटा बुक क्या है। तो IUCN द्वारा 1966 में, IUCN द्वारा 1966 में जिसका मुख्यालय यानी IUCN का मुख्यालय देखें तो ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। विलुप्त होने के कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची है, यानी जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, विलुप्त होने के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे हों चाहे जानवर हों, यानी प्लांट्स और एनिमल्स की सूची इस रेड डाटा बुक में शामिल की जाती है। इसमें देखें तो पिंक पैग क्रिटिकली इंडेंजर्स यानी पिंक पैग जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्स यानी लुप्त प्राय प्रजातियों को दर्शाया गया है। इसके बाद इसमें देखें तो ये IUCN की रेड लिस्ट में 9 प्रजातियों, यानी IUCN की रेड लिस्ट में प्रजातियों को 9 समूह में बांटा गया है, यानी इसमें कितने समूह बांटा गया? 9 समूह। तो पहले समूह को देखते हैं तो यह आपका है एक्सटेंट, यानी ये पहला है जिस प्रजाति का कोई भी सदस्य जीवित न हो, यानी उसका कोई एग्जिस्टेंस ना हो, जिस प्रजाति का कोई भी सदस्य जीवित न हो, ये पहली जो है समूह में रखा जाता है उनको। हालांकि वो ऐसा नहीं है कि वो प्रकृति में थे ही नहीं, यानी प्रकृति में पूर्व में थे लेकिन वर्तमान में वो नहीं है, तो एक्सटेंट में रखा जाता है। दूसरा एक्सटेंट इन द वाइल्ड, दूसरी सूची में देखें या समूह देखें तो जिस प्रजाति की समस्त प्रजातियां उसके प्राकृतिक आवास से समाप्त हो गई हैं, यानी जिस प्रजाति की समस्त प्रजातियां उसके प्राकृतिक आवास से समाप्त हो गई हैं, प्राकृतिक आवास से समाप्त हो गई हों लेकिन उनको अन्य आवास में संरक्षित किया गया, लेकिन प्राकृतिक आवास में नहीं पाई जा रही हैं, तो जस्ट इन द वाइल्ड यानी वो जंगल में नहीं है। तीसरा समूह क्रिटिकली इंडेंजर्स यानी प्राकृतिक आवासों से विलुप्त होने का खतरा इन पर है कि यह भी जो है दूसरी श्रेणी या पहली श्रेणी में जा सकती हैं, वो तीसरी श्रेणी है इसकी, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्स, या हमने देखा लुप्त प्राय प्रजाति, क्रिटिकली इंडेंजर्स की श्रेणी तीसरी है। तीसरी श्रेणी देखें तो इंडेंजर्स की है जिन प्रजातियों का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हो, यानी इंडेंजर्स में है जिन प्रजातियों का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हो वो इंडेंजर्स में है। इसके बाद वनरेबल देखें जिन प्रजातियों की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो वो वनरेबल में है। इसके बाद नियर थ्रेटेंड में यानी भविष्य में संकटग्रस्त होने का खतरा होगा ये इस सूची में है। इसके बाद लिस्ट कंसर्न में प्रजातियों को बहुत कम खतरा है वो इस सूची में है। और 8वें सूची इसका देखें तो डाटा एफिशिएंट यानी प्रजाति के बारे में आंकड़ों में कमी है वो 8वें में है। और 9वां जो है वो नॉट इवेल्युएट यानी IUCN के संरक्षण मापदंड पर आकलित नहीं किया गया है, ये 9वीं श्रेणी के अंतर्गत है। तो हमने देख लिया ये 9 श्रेणियों में इसको बांटा गया है IUCN द्वारा। नोट में देखते हैं इसमें क्या है। तो IUCN आधिकारिक तौर पर अपना ग्रीन स्टेटस जारी किया है। यह प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति रिकवरी का आकलन करने और संरक्षण प्रभावों का मापन करने वाला पहला वैश्विक मानक है, यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर श्रेणी में शामिल प्रजातियों को देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम टेस्ट से अक्सर पूछता है। क्रिटिकली इंडेंजर जो प्रजातियां कौन कौन सी, यानी हमने तीसरी श्रेणी देखा था कि ये क्रिटिकली इंडेंजर श्रेणी है कि प्राकृतिक आवासों से विलुप्त होने का खतरा इन पर मंडरा रहा है, यानी भविष्य में एक समाप्त हो सकते हैं, यानी पहली या दूसरी श्रेणी में जा सकते हैं। तो ये कौन क्रिटिकली इंडेंजर में जो शामिल कौन कौन सी प्रजातियां हैं, तो लंबी चोंच वाला गिद्ध है, बौना हाँग है, श्वेत पेट वाला बगुला है, नाम दफा उड़न गिलहरी है, मालाबार सिलवेट है, घड़ियाल है, हाथ सुनील कछुआ है, लाल सिर वाला गिद्ध है। इसके बाद टम्बला कोक मॉरिशस में पाया जाने वाला वृक्ष है, अन्य नाम इसका डोडो वृक्ष है, विलुप्ति के कगार पर है।
यानी उम्बला ओक जो है मॉरिशस में पाया जाने वाला, मॉरिशस जो देखें तो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और यहाँ जो भारत के प्रवासी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं। और भोजपुरी भारत के अलावा अन्य जो देश से भोजपुरी बोली जाती है मॉरिशस में बोली जाती है, हालांकि इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। तो इसका देखें उम्बला लोक का अन्य नाम क्या है, डोडो वृक्ष है, जो कि उत्तरी कगार पर मॉरिशस में पाया जाता है। इसके बाद देखें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्थापित निकाय क्या है। तो पहला राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, दूसरा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, तीसरा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है। इसमें कुछ परियोजनाओं को देख लेते हैं कि भारत में जो परियोजनाएं लाई गई थी, हालांकि इस सब पर चर्चा आगे इसमें किया जाएगा, लेकिन परियोजना देखें तो भारत में कौन कौन सी परियोजना लाई गई थी। 1970 में देखें तो हंगुल परियोजना लाई गई थी, और गिर परियोजना देखें तो 1972 में लाई गई थी, गिर परियोजना जो है। और बाघ परियोजना 1973 में लाई गई थी, 1973 में बाघ परियोजना। इसके बाद कछुआ देखें, कछुआ परियोजना जो लाई गई थी 1975 में लाई गई थी। इसके बाद आपका थामी मृग परियोजना 1977 में, और गैंडा परियोजना 1987 में। हाथी परियोजना देखें तो 1997 में हाथी परियोजना लाई गई थी, 1992 में हाथी परियोजना लाई गई थी। इसके बाद देखें हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में, और चीता परियोजना 2022 में लाया गया था भारत सरकार द्वारा। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्थापित निकाय हमने 3 देखा। अब इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण क्या है, और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का, और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड क्या है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 को देख लेते हैं। इसमें संशोधन के पीछे उत्तरदायी कारण क्या हैं। तो औषधि खेती को बढ़ावा देकर औषधि पौधों पर दबाव कम करना है, कुछ प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाना है, भारतीय चिकित्सीय पद्धति पर जोर देना है, अनुसंधान, पेटेंट, वाणिज्यिक उद्योग सहित विदेशी निवेश को आकर्षित करना है, अनुसंधान से जुड़ी प्रक्रिया पर त्वरित सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत इन संशोधन के पीछे उत्तरदायी कारण यह हैं। 2021 के विधेयक में शामिल बातें क्या हैं। तो इसमें ये बातें देखें शामिल है, जैविक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने हेतु छूट इसमें दी जाएगी, जैव संसाधनों तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों तक पहुंच का सरलीकरण किया जाएगा, कुछ अपराधों की प्रवृत्ति में कटौती होगी, और BMC यानी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी से संबंधित प्रावधान इसमें किया गया है या शामिल किया गया है। आगे इसमें देखते हैं तो यह राज्य संकटापन्न प्रजातियों को घोषणा कर सकते हैं, राज्य जो हैं वो संकटापन्न प्रजातियों को घोषणा कर सकते हैं। NBA यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का विस्तार किया गया है। इसके अंतर्गत 4 प्रतिनिधि स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाया गया है। इसमें 11 सदस्य हैं, 6 पदहीन सदस्य हैं जो वन्यजीव, वानिकी, अनुसंधान और पंचायती राज संबंधित होंगे, 4 जो है SBBS हैं, 1 सदस्य सचिव इसमें शामिल होंगे इस बोर्ड में। परिभाषा में परिवर्तन क्या किया गया है, जैव उपयोग शब्द को हटा दिया गया है, जैव उपयोग शब्द को हटा दिया गया है, जैव संरक्षण को पुनः परिभाषित किया गया है, जैव उपयोग शब्द को इसमें हटा दिया गया है इसकी परिभाषा में, और जैव संरक्षण को पुनः परिभाषित किया गया है। तो वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को समझ लेते हैं। इसमें देखें पृष्ठभूमि जो आपका है 1972 अधिनियम के बारे में 2021 के माध्यम से प्रस्तावित संशोधन किया गया है, यानी ये लाया गया था 1972 में, इसको 2021 में इसको संशोधित किया गया। अनुसूचियों का युक्तिकरण विशेष रूप से संरक्षित जीवों में पीड़ित प्रजातियों के लिए बनाई गई सूची को हटाकर साइट्स के परिशिष्टों में सूचीबद्ध करने के लिए एक नई अनुसूची जोड़ी गई। साइट जो इसका फुल फॉर्म आगे हम देखेंगे, तो यह इसके अंतर्गत है इस विधेयक में। साइट्स देखें, साइट्स के कार्यान्वयन के लिए एक नया अध्याय 5 का जोड़ा गया, जिसमें देखें तो आपके जो है प्राधिकारियों के पद नाम, इसके अंतर्गत प्रबंधन अधिकार, वैज्ञानिक प्राधिकार, प्रबंधन प्राधिकार और वैज्ञानिक प्राधिकार। इसमें पहचान चिन्ह यह आपका है। इसके बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र है, अभ्यारण्यों का नियंत्रण है, कैद जीवों को सौंपने के लिए एक नई धारा 42A लाई गई। अन्य में इसमें क्या है, अन्य में आपका दंड है, कुछ प्रतिबंधों पर ढील है, अब फिल्म निर्माण इसमें छूट दी गई है। नोट में देख सकते हैं, नोट यह है कि महाराष्ट्र राज्य आधारित वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 2030 जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। यानी महाराष्ट्र जो है वह वन्यजीव कार्य योजना जो 2021 से 2030 तक यानी 10 साल के लिए लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। आगे इसमें देखें तो यह आपका दूसरा पॉइंट ये नोट में है कि मुंबई वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन रोड मैप तैयार करने वाला भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी को देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो आपका है, इस पर हालांकि शुरू में ही हमने इसकी जानकारी ले ली थी कि बायोडाइवर्सिटी है। तो इसमें देखें जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष जो 22 मई को मनाई जाती है, जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाई जाती है। 2021 में इसकी थीम जो थी वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, 2022 में इसकी थीम थी बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर आवर लाइफ, और 2023 में इसकी थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्डिंग बायोडाइवर्सिटी थीम। 2024 का देखें तो 2024 में जो 22 मई को मनाया गया था, यानी 22 मई 2024 जो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस था, इसकी थीम देखें तो योजना का हिस्सा बने रखा गया था, और थीम को देखना चाहते सकते हैं, बाकी ये करंट अफेयर का हिस्सा है। तो इसमें हमने देख लिया 2024 को। इसके बाद महत्वपूर्ण बातों को जल्दी से इसमें देख लेते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें इसमें जो शामिल है इसको भी अपडेट करना होगा, जो लेटेस्ट डाटा उसके हिसाब से लाके जो इसमें दिया गया उसको देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बातें इसमें क्या है, हाल ही में कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD 2022 में चीन के कुनमिंग में पार्टियों के 15वें सम्मेलन COP 15 का दूसरा भाग आयोजित हुआ, जिसमें प्रतिनिधि 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क अपनाने के लिए एक साथ आए। प्रस्तावित ढांचे में यह दृष्टिकोण है कि 2050 तक जैव विविधता को मूल्यवान, संरक्षित, बहाल और बुद्धिमानी से उपयोग किया जाएगा।
2021 को जैव विविधता कार्रवाई पर एक निर्णायक वर्ष के रूप में देखा जा रहा है। 2030 तक दुनिया, ये ध्यान देना है कि 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागर की रक्षा करने का आह्वान करता है, जहां भारत ने पहले ही लगभग 27% क्षेत्र को आईची लक्ष्य 11 के तहत सीबीडी को संरक्षित करने की सूचना दी है। नोट में देखें तो वर्ष 2010 में नगोया, जापान में आयोजित सीबीडी के 10वें सम्मेलन में आईची लक्ष्य को स्वीकारा गया था, जो कुल 20 लक्ष्यों का समूह जिन्हें 2011 से 2020 तक प्राप्त कराना था। हालांकि 2020 बीत चुका है। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य को इसमें जल्दी से देखें तो ये आपके ये महत्वपूर्ण तथ्य यानी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका जो आते हैं वो देखें तो यूएन ने यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया गया था। भारत ने राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना 2008 में अपनाई थी। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी 2003 में स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सबसे छोटा साउथ बटन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है, जिसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र यानी ईएसजेड इकोनॉमी सेंसिटिव जोन का विस्तार 10 किलोमीटर तक हो सकता है। मैन एंड बायोस्फीयर यानी एमएबी यूनेस्को द्वारा 1971 में संचालित किया जा रहा है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से यूनेस्को से मान्यता प्राप्त 11 हैं। भारत में 1986 में राष्ट्रीय बायोस्फीयर कार्यक्रम शुरू किया गया था। बायोस्फीयर की संरचना को हमने देख लिया कि बायोस्फीयर की संरचना में मुख्य जो केंद्र में कोर है, उसके बाद बफर और सबसे बाहरी में ट्रांजिस्टर है, इसके संरचना के अंतर्गत है। इसके बाद देखें प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान 1983 से 2001 में लाया गया था। द्वितीय राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान 2002 से 2016 तक था और तृतीय एक्शन प्लान जो इस वक्त जारी है, राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान 2017 से 2031 तक के लिए अभी जारी है। इसके बाद देखें तो भारत में मन्नार की खाड़ी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार के 15 द्वीपों को मिलाकर बना है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में है। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका उड़ीसा में है। पार्ट में हम प्रवाल भित्तियों के बारे में जो है बायोडायवर्सिटी में समझने का प्रयास करेंगे। इस पार्ट में इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।